अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आइए कहानी का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। जी मुझे आप पर एतमाद है, वो ठहरे हुए लहजे में बोली। मैंने कहा, फिर आप मुझे शकील अहमद की नीयत के फतूर के बारे में बताएं। वो चाहता है मैं खुला ना लूँ। वो अपने बहनोई के लिए आप जनाब से निकलकर तुम तू के अंदाज पर आते हुए बोली। थोड़ी वजाहत करें, वो ऐसा क्यों चाहता है? अगर मैंने खुला ले ली तो बाजी दोबारा मेरा घर बसाने की कोशिश में लग जाएंगी, जवेरिया ने बताया। शकील की ख्वाहिश है कि मैं इसके घर ही में पड़ी रहूं। बड़ी अजीब ख्वाहिश है इसकी, मैंने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। लेकिन अगर आसिफ ने आपको तलाक दे दी तो इस सूरत में भी तो आरिफा आपकी दूसरी शादी के लिए तगोदो शुरू कर देगी और आपको एक दिन इस घर से जाना ही पड़ेगा। क्या शकील आपकी तलाक के भी खिलाफ है? जी ऐसा ही समझ लें, वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में बोली। ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मैंने सवालिया नज़र से जवेरिया की तरफ देखा। उसने अजियत भरे लहजे में जवाब दिया, वो चाहता है कि मैं आसिफ की बीवी भी रहूं और उसके घर में भी पड़ी रहूं। मेरे कान खड़े हो गए। जवेरिया की बात ने मेरे जहन में खतरे की घंटी बजा दी थी। शकील अहमद की नीयत का फतूर बड़ी वजाहत के साथ मेरे सामने खुल गया था। ताहम मैंने जवेरिया के नाजुक जज्बात का ख्याल करते हुए ज़रा हाथ हल्का रखा और एक इम्कान का इजहार करते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शकील अहमद महज इसलिए आपको अपने घर में रखने पर बज़िद है कि आपकी शक्ल में इसे मुफ्त की एक नौकरानी मैसर आ गई है जो उसकी मफलूज बीवी और बच्चों का ख्याल रखने के साथ साथ पूरे घर के निज़ाम को भी बड़े तरीके सलीके से चला रही है। पहले मैं भी ऐसा ही समझती थी वकील साहब, वो कर्बनाक अंदाज में बोली। मैंने कुरेदने का अमल जारी रखते हुए पूछा, और अब मैं ऐसा नहीं समझती। वो जी कड़ा करके सच्चाई को मंजर आम पर लाते हुए बोली। पिछले एक माह से शकील इशारे किनाइयों में मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ तक बोलने के बाद वो थम गई। यकीनन इसके बयान में आगे कोई ऐसा ख़तरनाक मोड़ था जहाँ से मुड़ने के लिए बड़ी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत थी। मैं मुंतज़िर निगाह से यकटुक उसे देखता चला गया। चंद लम्हात तक खामोश रहकर वो अपने अंदरून से लड़ती रही, फिर मुझ पर कामिल एतमाद का सबूत देते हुए मजबूत लहजे में बोली, शकील का कहना है कि पिछले 2 साल से आरिफा किसी काम की नहीं रही। अगर मैं अपनी बाजी की जगह ले लूँ तो वो मुझे बहुत खुश रखेगा। मतलब वो आपसे शादी करना चाहता है? मैंने हैरत भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। मेरी शकील से शादी किस तरह हो सकती है वकील साहब? उसने उल्टा मुझसे सवाल कर दिया। मैं आसिफ के निकाह में हूँ और शकील खुला या तलाक के हक में भी नहीं है। एक औरत 2 मर्दों की बीवी कैसे बनकर रह सकती है? ये नुक्ता मेरे जहन में भी है, मैंने मादिल अंदाज में कहा। इसके अलावा एक नुक्ता यह भी है कि वो 2 सगी बहनें शरन बया वक्त किसी भी एक शख्स के निकाह में नहीं रह सकती। सांस हमवार करने के लिए लम्हाती तवक्कुफ किया, फिर इन अल्फाज में अपनी बात मुकम्मल कर दी। मेरे सवाल का ताल्लुक शकील के इरादे से था। क्या वो ऐसा चाहता है? नहीं। उसने पूरी कतईयत से नफ़ी में गर्दन झटकी और दर्द में डूबी हुई आवाज़ में बोली, शकील का मंसूबा यह है कि मैं कानूनन व शरअन आसिफ की बीवी रहूं और अमलन आरिफा बाजी की जगह लेकर उसकी गलीज़ ख्वाहिशात की तकमील करती रहूं। बात के इख्तिताम पर जवेरिया ने गर्दन झुका दी। मेरे जहन ने जैसा सोचा था, नतीजा इसके ऐन मुताबिक ही निकला था। मैं समझ सकता था कि वो इस वक्त किस जज्बाती सदमे से गुजर रही होगी। बाज़ दुख ऐसे होते हैं कि इंसान अपने दिल का गुबार निकालने के बाद और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इन लम्हात में जवेरिया भी अजियत और कर्ब की ऐसी ही मनाजिल से गुजर रही थी। इसकी हालत कदरे बेहतर हुई तो मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में पूछा, क्या आपकी बाजी को इस सूरत हाल का इल्म है? नहीं, वो सर को नफ़ी में जुम्बिश देती हुई बोली। शकील ने खासे धमकी आमेज़ अंदाज में मुझ पर वाज़ेह कर दिया है कि अगर मैंने इसके बारे में आरिफा बाजी को कुछ बताया तो साफ मुकर जाएगा और इस तरह सारा मलबा मुझ पर आ गिरेगा कि मैं अपने फरिश्ता सिफ्त दूल्हा भाई पर घिनौना इल्ज़ाम लगा रही हूँ। शकील ने यह भी कहा है कि अगर मैंने इस सिलसिले में अपनी ज़बान बंद ना रखी तो वो आसिफ को मेरे बारे में बताएगा कि मैं सुबह शाम
इसे दावत गुनाह देती रहती हूँ। गोया मेरी तरदीद को कोई तस्लीम करेगा और ना ही मुझे सफाई का मौका दिया जाएगा। मैं पिछले 1 साल से अपने घर से निकलकर मैके में बैठी हुई हूँ। सब मुझे ही गलत समझेंगे। एक तरह से आपका मैका ही है। ये अलग बात कि यहाँ आपकी इज्जत को मैके जैसा तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। मैंने साफ़गोई का मुज़ाहरा करते हुए कहा, मैं समझता हूँ कि तलाक या खुला से भी ज़्यादा अहम और ज़रूरी ये है कि आप इस घर से निकल जाएं। मैं भी इसी नतीजे पर पहुँची हूँ। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली। फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछा, सारी सूरत हाल आपके सामने है, आप बताएं कि अब मैं क्या करूं। इसने फैसले की गेंद मेरे कोर्ट में फेंकी तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, आप क्या चाहती हैं, खुला या तलाक? ना तलाक और ना ही खुला, वो चटानी लहजे में बोली। मैंने इस्तफसारिया नज़र से उसकी जानिब देखा और कहा, फिर? मैं चाहती हूँ कि मेरा शौहर और मेरा घर मुझे वापस मिल जाए। वो बड़े एतमाद के साथ बोली, ज़ेवरात, नकद रकम, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सो ग्रेट, मैंने तौसीफ़ी नज़र से इसे देखते हुए कहा। जवेरिया जी, आप बहुत ही दानिशमंद खातून हैं। आपके फैसले ने मेरा दिल खुश कर दिया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आसिफ इज़्ज़त और आबरू के साथ आपको अपने साथ ले जाए। मैं आपका ये एहसान ज़िंदगी भर याद रखूँगी, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली। लेकिन इसके लिए आप मुझे थोड़ा वक्त देंगी। मैंने इसकी बात को सुनी अनसुनी करते हुए कहा। आसिफ की डोरियां हिलाने वाली 2 बहनों से निपटने के लिए मुझे बड़ी मजबूत प्लानिंग करना पड़ेगी। बहरहाल मैं कोई ऐसा कानूनी चाल चलूँगा कि मेरे पैंतरे के सामने वो लोग बेबस होकर सुलह के लिए आमादा हो जाएं। आपको अंदाज़न कितना वक्त दरकार होगा? उसने पुरइश्तियाक लहजे में दरियाफ्त किया, अपने इस मंसूबे को बरूए कार लाने के लिए। मैंने जब इसे हौसला दिलाया था तो इसके लहजे में मायूसी की जगह एतमाद ने ले ली थी। वो खासी मुतमईन और बेफिक्र दिखाई देने लगी थी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 माह, मैंने इसके सवाल के जवाब में कहा, और इस 1 माह के दौरान में आपने अपनी आरफाबाजी के घर में बड़ी एहतियात और हिफाजत के साथ रहते हुए शकील अहमद से कोई झगड़ा फड्डा नहीं करना। अगर वो अपनी गलीज़ ख्वाहिश का दोबारा इजहार करे तो इसको यही तासुर देना है कि आप अभी इस बारे में सोच रही हैं और अच्छी तरह गौर व होश के बाद इसे जवाब देंगी। न साफ इनकार करें और ना ही इकरार। इस खबीस शख्स को हाँ और ना के बीच लटका कर रखें। ये सारी पेशबंदी आपकी इज्जत की खातिर की है। आप मेरी बात समझ रही हैं ना? जी, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ, वो ठोस लहजे में बोली। आप फिक्र न करें, मैं आपकी हिदायत पर मिनोअन अमल करूँगी। वेरी गुड, मैंने तारीफ़ी अंदाज में कहा। एक और बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है आपको। कौन सी बात वकील साहब? उसने पूछा। अगर आप वाकई वापस अपने घर जाना चाहती हैं तो आफताब शगुफ्ता से थोड़ा फासला रखें, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। ये लाख भला इंसान सही, लेकिन मैंने महसूस किया है कि ये बंदा आपके खुला के हक़ में अपना पूरा जोर लगा रहा है। ये आपको आसिफ के निकाह से आज़ाद कराना चाहता है। इस नौइयत की कोशिश वही शख्स कर सकता है जो खुद अपने किसी मफाद में हो सकता है आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन मैंने जो महसूस किया है वो आप पे गोशगुजार कर दिया। आपकी मेहरबानी, जो आपको मेरा इतना ख्याल है। वो शुक्रगुजारी के तासुरात अपने चेहरे पर सजाते हुए बोली। मैं इस हवाले से मोहतात रहने की कोशिश करूँगी। जवेरिया के साथ तमाम अहम बातें करने के बाद मैंने इससे आसिफ के बारे में ज़रूरी मालूमात हासिल की। फिर चंद हिदायत के बाद अपना विजिटिंग कार्ड इसे देते हुए कहा, इस कार्ड पर मेरे ऑफिस और घर दोनों के नंबर्स दर्ज हैं। दिन का पहला हिस्सा मैं अदालत में गुजारता हूँ, इसके बाद मैं इस ऑफिस में आ जाता हूँ। आप जब भी मुलाकात की ज़रूरत महसूस करें मुझसे रब्ता कर सकती हैं, और अगर कोई इमरजेंसी हो तो घर के नंबर पर भी फ़ोन कर सकती हैं। मैं उमूमन निस्फ शब के बाद ही सोता हूँ। थैंक यू बेग साहब। अब की बार वो मुझे मेरे नाम से मुखातिब करते हुए बोली। मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगी, आप भी मेरा नंबर नोट कर लें। इसके बाद जवेरिया ने मुझे अपना फ़ोन नंबर लिखवाया, जो यकीनन इसकी आरिफाबाजी के घर का नंबर था। मैंने तसल्ली तशफ़ी देकर इसको रुखसत कर दिया। आइंदा रोज़ मैंने आसिफ के नाम एक नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवा दिया। मज़कूरा नोटिस का नफ्स मज़मून ये था,
मेरी मोक्किला मुसम्मात जवेरिया आसिफ तुम्हारी कानूनी और शरई बीवी है, इसलिए इस नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है। अज़रुए कानून और शरा तुम पर मेरी मोक्किला के मिन जुमला हुकूक की अदायगी वाजिब है, लेकिन मेरी मोक्किला ने मुझे बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से तुमने उसे अपने घर से निकाल रखा है। इस अरसे के दौरान में ना तो तुमने उसके हकूक़ ज़ौजियत अदा किए हैं और ना ही उसे नानो नफ़का दिया है। अलावा अज़ीम मुझे ये भी पता चला है कि तुमने मेरी मोक्किला के तलाई ज़ेवरात मालियत 30,000 रुपये और नकद रकम मुबलिग 20,000 रुपये भी अपने पास दबा रखे हैं। तुम्हारा ये फ़ेल इख़लाक़ी और शरई एतबार से सरासर गैर कानूनी है और काबिल मज़म्मत यानी कानूनी ज़बान में काबिल ताज़ीर है। चुनांचे इस नोटिस के ज़रिए तुम्हें मुतनब्बह किया जाता है कि इस नोटिस की वसूली के बाद अरसा 10 यौम के अंदर अंदर तुम अपनी मनकूहा मुसम्मात जवेरिया आसिफ को अपने घर में आबाद करो, वरना तुम्हारे खिलाफ बड़ी सख्त नौयत की कानूनी चाराजोई की जाएगी और मुतज़क्करा बाला 50,000 रुपये नकद रकम प्लस ज़ेवरात के अलावा तुम्हें दर्ज झेल मज़ीद वाजिबात भी अदा करना पड़ेंगे। नंबर 1 हक महर मोअज्जल मुबलिग 25,000 रुपये सिक्का राइजुल वक्त पाकिस्तान। नंबर 2 नान नफ़का मुबलिग 18,000 रुपये बाहिसाब 1,500 रुपये माहाना। नंबर 3 अदालती हर्जाओ खर्चा। इस नोटिस में बाज़ कानूनी मोशिकाफियाँ भी थीं। ऐसी टेक्निकल बातों में दिलचस्पी का सामान मौजूद नहीं होता, बल्कि ये उल्टा कहानियाँ सुनने वालों को बेजार करती हैं, लिहाजा मैं इनको हज़फ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। नोटिस की तरसील के 1 हफ्ते के बाद एक माइल बफरवी बदन का मालिक दराज कामा शख्स मुझसे मिलने आया। इसके चेहरे पर अच्छी खासी बरहमी पाई जाती थी। उसका रंग गंदुमी था, मगर उसकी शख्सियत में सिन्फ़ नाजुक के लिए ख़ास कशिश पाई जाती थी। मैंने पेशावराना मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया और बैठने के लिए कहा। वो एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया, फिर एक लिफाफा मेरी जानिब बढ़ाते हुए खफी आमेज़ अंदाज में पूछा, वकील साहब, ये कारनामा आपने अंजाम दिया है क्या? मैंने उसके हाथ में अपने ऑफिस के लिफाफे को देखते ही पहचान लिया था। ताहम अनजान बनते हुए मैंने कहा, लगता तो मेरे ही ऑफिस का है, मगर इससे मेरे किसी कारनामे का क्या ताल्लुक वास्ता? ताल्लुक वास्ता सब कुछ समझ में आ जाएगा, वो तंज़िया लहजे में बोला। इसे खोल कर देखें, अपने कारनामे से आपकी मुलाकात हो जाएगी। मैं लिफाफे को हाथ में लेते ही समझ गया था कि वो नोटिस था जो हफ्ता भर पहले मैंने जवेरिया के शौहर आसिफ के नाम रजिस्टर्ड डाक से पोस्ट करवाया था। गोया इस वक्त आसिफ मेरे सामने मौजूद था। मैंने इसकी फरमाइश पर मज़कूरा लिफाफे को खोलते हुए सरसरी अंदाज में कहा, गालिबन आप आसिफ साहब हैं। गालिबन नहीं, यकीनन, वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोला। मैं वही आसिफ हूँ जिसके नाम आपने ये नोटिस भेजा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने सुलगाने वाले अंदाज में कहा। वकील साहब, मैं इस किस्म के मजाक को पसंद नहीं करता, वो मुझे समझाने की कोशिश करते हुए बोला। आप भी इस मनहूस औरत की बातों में आ गए और मुझे ये नोटिस भेज डाला। आप किस मनहूस औरत का तस्करा कर रहे हैं आसिफ साहब? मैंने अनजान बनकर इसे घिसने की कोशिश की। मेरा असल टारगेट यानी जवेरिया का नामाकूल शौहर इस वक्त मेरे सामने बैठा था। मैं आसिफ की नफ्सियात और मिजाज को समझने के लिए ये सारा नाटक कर रहा था। मैं इस औरत की बात कर रहा हूँ जिसका नाम जवेरिया है, वो तपते हुए लहजे में बोला। मेरी बीवी जवेरिया जो आपकी मुवक्किला बनने की कोशिश कर रही है। ए हैंडसम जवान, मैंने इसे मर्दानगी के बांस पर चढ़ाते हुए कहा। पहली बात तो ये कि जवेरिया मेरी मुवक्किला बनने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो मेरी मुवक्किला बन चुकी है। ये नोटिस इस बात का सबूत है कि मैं जवेरिया का वकील हूँ। दूसरी बात यह है कि मैंने ये नोटिस भेजकर आपसे कोई मजाक नहीं किया। हमारे बीच कोई मजाक वाला रिश्ता नहीं है और आप इस नोटिस को एक कड़वी हकीकत समझें और ये बात अपने जहन में रखें कि अगर आपकी तरफ से खातिर खा ताउन का मुजाहरा नहीं किया गया तो आपके खिलाफ वाक़ियतन कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और आखिरी बात, आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मेरी बात पूरी होने से पहले ही वो बोल पड़ा। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, बल्कि समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आसिफ साहब।
मैंने इसकी आंखों में देखते हुए शाइस्ता अंदाज में कहा, आप मुझे काफ़ी समझदार इंसान दिखाई देते हैं। मैंने इसे मस्का लगाया। आपके मुकाबले में जवेरिया मुझे अकल से पैदल एक खिसकी हुई औरत लगी है, लेकिन वो जो मैं आपसे आखिरी बात कहने वाला था ना, वो जवेरिया ही के बारे में थी। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ा तो वो जल्दी से बोला, कौन सी आखिरी बात? मैंने आसिफ की शान में चंद तारीफी कलामात अदा किए थे और इसके साथ ही जवेरिया की हल्की फुल्की बुराई भी की थी। ये मेरी एक नफ्सियाती और सियासी चाल थी जिसका आसिफ पर खातिर खा असर हुआ। मैं बड़ी हद तक इसे अपने शीशे में उतारने में कामयाब हो गया था। यही सबब था कि उसके लहजे की बरहमी और उखड़पन गायब हो गया था और उसने आखिरी बात के हवाले से बड़े महज़्ज़ब अंदाज में मुझसे इस्तफसार किया था। मैं यही चाहता भी था कि वो मेरी बात को तवज्जो से सुनने पर आमादा हो जाए। थोड़ी देर पहले आपने जवेरिया के लिए मनहूस औरत के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैंने सरासर गलत बयानी के तवस्सुस से आखिरी बात से आगाह करते हुए कहा, क्या आप मुझे जवेरिया की नहुसत की कुछ तफसील बताना पसंद करेंगे? दरअसल आपकी बात ने मुझे चौंका दिया है। मैं साद और नहिस असरात पर बड़ा पुख्ता यकीन रखता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस औरत का केस लेकर मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊँ। अपने मतलब की बात हर किसी को अच्छी लगती है। मैं इस वक्त आसिफ के दिल की ज़बान बोल रहा था। वो खुश हो गया और खासे दोस्ताना अंदाज में मुझे हमदर्दी से भरा मशवरा देते हुए बोला, वकील साहब, मैं तो कहता हूँ कि पहली फुर्सत में ही ये केस आप छोड़ दें, वरना आप कोई बहुत बड़ा नुकसान उठा लेंगे। यार, डराओ तो नहीं, मैंने सहमे हुए अंदाज में कहा। वो बोला, मैं सच कह रहा हूँ वकील साहब, आप मुझे जवेरिया की नहुसत के बारे में कुछ बता रहे थे। मैंने आसिफ को असल मौजू की तरफ लाते हुए कहा। वो यही समझ रहा था कि इसने मुझे अपनी बातों से मुतासिर कर लिया है। इसका ऐसा समझना मेरे हक में जाता था, क्योंकि मैं इसके साथ जो हैंड करने जा रहा था, इसके लिए ज़रूरी था कि वो चुपचाप मेरी बातों पर अमल करता जाए, और ये इसी सूरत मुमकिन था कि वो मुझ पर भरोसा करने लगे। कोई एक वाक़या हो तो बताऊं वकील साहब, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। इसकी नहुसत ने सिर्फ 6 माह के अंदर हमारे घर को उलट पुलट कर रख दिया था। सबसे बड़ी बात ये कि लम्हाती तवक्कुफ करके उसने पुरस्कार अंदाज में मुझे देखा और फिर बड़े राजदाराना लहजे में बोला, जवेरिया ने मेरी बहनों पर बंदिश कर दी है। ओह, वेरी सैड, मैंने खौफजदा अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा। क्या जवेरिया सिफरी वगैरह भी करती है? मैंने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। कोई ऐसा वैसा सिफली वकील साहब? वो आंखें फैलाते हुए बोला, इस बदबख्त ने मेरी बहनों के लिए शादी की बंदिश की है। जब से इसने हमारे घर में कदम रखा है, मेरी बहनों कमरुन्निसा और खैरुन्निसा के रिश्ते आने बंद हो गए हैं। और आपने ये तो सुन ही रखा होगा कि जादू टोना करने वालों के यहाँ औलाद नहीं होती, या अगर होती भी है तो बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं। हाँ, मैंने ऐसा सुना तो है, मैंने इसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। फिर पूछा, क्या वाकई ऐसा होता भी है? बिल्कुल जनाब, ये हकीकत है, वो पुरवसूख अंदाज में बोला। आप जवेरिया हुई को देख लें, ये औरत 6 माह तक मेरे साथ रही और इसके बावजूद भी कुछ नतीजा बरामद ना हुआ। जवेरिया गंदे अमलियात के असरात से बांझ हो चुकी है। उसकी गोद कभी हरी नहीं हो सकेगी। ओह, मैंने अपने चेहरे पर फिक्रमंदी को सजाते हुए कहा, आपने तो बड़ी अहम मालूमात फराहम की हैं। जवेरिया तो बड़ी ख़तरनाक औरत है, मैं इससे जान छुड़ाने की कोशिश करूँगा। आसिफ जैसा जाहिल इंसान मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। मेरे ख्याल में वो तोहम परस्ती का शिकार था। वो जिन बहनों के रिश्तों में रुकावट का सबब जवेरिया को बता रहा था, मैं इन सिस्टर्स के कारनामों से कमा हक़ आगाह हो चुका था। लिहाजा मेरा जहन जवेरिया के खिलाफ हरगिज़ नहीं सोच सकता था। जवेरिया ने तो महज 6 माह इस घर में गुजारे थे। कबल इसके वो आसिफ की उम्र रसीदा कंवारी बहनों को जानती तक नहीं थी। इसके बावजूद भी वो दोनों पिछले 38-40 साल से बिन ब्याही बैठी थीं। आसिफ की जहालत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि अगर 6 माह में जवेरिया उम्मीद से नहीं हुई थी तो उसने अपनी मुफ्ती बहनों के ईमा पर इस बेचारी को बांझ भी करार दे दिया था। गज़ब खुदा का, आसिफ को अपने बयान के एक एक लफ्ज़ पर कामिल यकीन भी था। ऐसे लोगों को समझाने या कायल करने में महज वक्त ही ज़ाया होता है। लिहाजा मैंने भी इसकी हिमाकत से भरपूर, कमज़ोरियों से भरपूर फ़ायदा उठाने का
फैसला कर लिया था। इसी मकसद के पेश नज़र मैंने इसे कह दिया था कि मैं जल्द से जल्द जवेरिया से पीछा छुड़ाने की कोशिश करूँगा। वो खुश हो गया। मेरी बात इसे बहुत पसंद आई थी। जोश में आकर उसने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया। तरंग में इसके मुंह से एक ऐसी बात निकल गई जो मेरे लिए इस केस में मास्टर की हैसियत रखती थी, यानी ऐसी चाबी जिसकी मदद से हर ताला खोला जा सकता हो। वकील साहब, आप तो इस मनहूस औरत से अपनी जान छुड़ाने के बारे में अभी सोच रहे हैं, वो इंकिशाफ अंगेज अंदाज में बोला, और मुझे तो कुदरत ने ये मौका फराहम भी कर दिया है। इस हवाले से मैं बड़ा लकी साबित हुआ हूँ और मैं समझता हूँ कि ये गोल्डन चांस मुझे इसलिए मिला है कि मैं इन दिनों जवेरिया की नहुसत से दूर हूँ। इसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए, लेकिन मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत को चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया और कदरे आगे झुककर दोस्ताना लहजे में उससे पूछा, कैसा गोल्डन चांस आसिफ साहब? अभी ये मामला राज में है, वो जुज्बुज होते हुए बोला, आपको बाद में बताऊंगा। इसका मतलब है कि आप मुझ पर एतमाद नहीं कर रहे आसिफ साहब? मैंने खफकी आमेज अंदाज में कहा। मैं आपकी खातिर जवेरिया को यहाँ से भगाने और इस मनहूस औरत से अपनी जान छुड़ाने का फैसला कर चुका हूँ और आप मुझे गैर समझ रहे हैं। आप नाराज़ न हो, मैं बताता हूँ, वो जल्दी से बोला। एक बात का मुझे यकीन हो गया कि वो पूरी तरह मेरे शीशे में उतर चुका था। अगर मैं इसी तरह इसे एतमाद में लिए रहता तो इसके दिल का हर अहवाल बआसानी मुझ तक पहुँच सकता था। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि आसिफ एक बेवकूफ़, अहमक, जाहिल और तोहम परस्त इंसान था या वो कोई नामाकूल, शातिर और चालाक शख्स था। मेरा मुतमईन नज़र सिर्फ इतना सा था कि मुझे उसके अंदर से विटामिन मज़ीद मुफीद मालूमात से भरपूर घी निकालना था और ये मकसद उंगली टेढ़ी किए बगैर बखूबी पूरा हो रहा था। अगर कोई हर्ज है तो ना बताएं, मैंने बदस्तूर नाराज़ लहजे में कहा। हर इंसान की अपनी एक प्राइवेसी होती है, मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि अब गुस्सा थूक भी दें वकील साहब, वो मेरी बात को क़िते करते हुए बोला। आपसे तो दोस्ती हो गई है, अब आपसे क्या पर्दा। वो बात दरअसल ये है कि उसने सांस हमवार करने की गर्ज से एक लम्हाती तवक्कुफ़ किया और फिर इजाफा करते हुए बताने लगा, जवेरिया के जाने के बाद से मेरी दोनों बहनें मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखने की मुहिम में लगी हुई थीं और इत्तेफाक से इन्हें एक बहुत शानदार रिश्ता मिल गया है। बात के इख्तिताम पर इसने दाद तलब नज़रों से मुझे देखा। भाई वाह, मुबारक हो, माशाअल्लाह, मैंने इसकी तवक्कुआत की तस्कीन की गर्ज से दादो तहसीन के डोंगरे बरसाते हुए कहा, आप तो वाकई बहुत खुशकिस्मत हैं आसिफ साहब। लड़की यकीनन अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती होगी और उसका नाम भी बाकमाल होगा। आखिरी दो जुमले मैंने उसकी ज़बान को रवां करने के लिए बतौरे ट्रिक इस्तेमाल किए थे। फ़रत जज्बात में अल्फाज उसके मुंह से फिसलने लगे। इसका नाम रूबी है, वो बड़े फ़ख्र से बताने लगा। रूबी अपने वालिदैन बल्कि अपने वालिद की अकलौती औलाद है। तवील अरसा पहले रूबी की वालिदा का इंतकाल हो गया था। फिर वो एक आंख दबाकर मायना खेज अंदाज में बोला, पैसे वाली पार्टी है वकील साहब। ये बात मेरे इल्म में आ चुकी थी कि कमरुन्निसा और खैरुन्निसा बड़ी खुदगर्ज़ और मफाद परस्त औरतें थीं, लेकिन इनका ये घोड़े माफिक छोटा भाई भी लालच और तमा में PhD किए हुए था। रूबी के वालिद साहब का नाम क्या है? मैंने मौका गनीमत जानते हुए बहती गंगा में महज हाथ धोने पर इक्तफा करने के बजाय गौताज़न होते हुए पूछा, और इनकी आमदनी का ज़रिया क्या है? रूबी के वालिद समद भाई बिजनेसमैन हैं, उसने खासे मुतकब्बिराना अंदाज में बताया। साइट एरिया में इनकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है जिसके एक शोबे में एक्सपोर्ट मयार की कीमती लेदर जैकेट्स भी तैयार की जाती हैं। समद साहब की उम्र 70 के आसपास है। आप समझ सकते हैं कि इस उम्र में तो इंसान के पास मेहमान अदाकार ही का रोल होता है। वो ज़रा देर रुक कर मायनखेज़ अंदाज में मुस्कुराया और फिर दाएं हाथ की 2 उंगलियों को कैंची के अंदाज में चलाते हुए बोला, डायरेक्टर्स की मर्जी के वो आने वाले सीन में इसे रखे या कट कर दे। उसने एक बार फिर उंगलियों को कैंची के मानिंद हरकत देते हुए मुझे ये बावत कराने की कोशिश की कि शादी से पहले वाले सीन में अगर समद भाई मौजूद है तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि शादी के बाद वाले किसी सीन में भी
وہ نظر آئے۔ گویا آصف ابھی سے 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں کی سوچے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے یہ بھی بتایا کہ بفر زون کے علاقے میں سمدھ بھائی کا عالیشان بنگلہ تھا، جہاں وہ اپنی اکلوتی بیٹی روبی کے ساتھ رہتا تھا۔ روبی فیکٹری کے معاملات کو بھی دیکھتی تھی۔ شادی کے بعد اسے بھی روبی کے ساتھ مل کر فیکٹری کے انتظام کو سنبھالنا تھا، وغیرہ وغیرہ۔